लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि आप किसी भी राजनीतिक सिद्धांत या विचारक का अध्ययन कैसे करें, जिससे आपको सरल और आसानी से विषय वस्तु की समझ हो जाए। तो इस क्रम के अंतर्गत वैसे तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन आप कैसे करेंगे, इसके पहले भी हमने आपके लिए क्लास को बनाया था, लेकिन विद्यार्थियों के कमेंट के आधार पर यह एक दूसरा क्लास हमको बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है विचारकों के अध्ययन में कठिनाई का आना। यह कठिनाई आने का कारण क्या होता है, इसी बात को जिक्र करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस क्लास का विषय है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक को आप किस प्रकार से पढ़ें, आप इसे कैसे पढ़ें कि भूलने की समस्या का पूर्ण समाधान हो जाए। और भूलने की समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बात आपको याद करना है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है। और याद नहीं करना है तो आपको क्या है, समझना है। और समझना है किसको? तत्कालीन समस्या को। और तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु विचारक के द्वारा विचार दर्शन का प्रतिपादन किया गया। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट रूप में आपको जान लेना है कि या तो आप समस्या को जान जाएं तो विचार दर्शन समझ सकते हैं, और यदि आप विचार दर्शन को जान जाएं तो उस समय की समस्या को जान सकते हैं। अगर हम इसी बात को आपको और अधिक स्पष्ट करें और एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को बतलाएं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि किसी भी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जितना हम रटते हैं उतना ही हम भूलते हैं। इसलिए किसी अन्य सामाजिक विज्ञान का कदाचित आप रट करके विषय वस्तु को तैयार कर सकते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान में यह बात एकदम संभव नहीं है। इसलिए आप इस विषय का अध्ययन करने के लिए न केवल अंतर संबंध को स्थापित करें, बल्कि इसको अध्ययन करने के लिए विषय वस्तु और तत्कालीन परिस्थितियों का पिक्चराइजेशन भी करें, माने उसका उन परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करें, और वह भी अवलोकन आपका कैसा हो, अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, माइक्रो ऑब्जर्वेशन हो, तो आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और जब आप याद नहीं करेंगे तो आपको भूलने की समस्या से समाधान मिल जाएगा।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में यह बात होता है कि विद्यार्थी के द्वारा किसी चीज़ को बार बार रटना नहीं पड़ता, इसीलिए वह भूलने से निजात पा जाता है। चाहे इस संदर्भ में अगर उदाहरण की बात देखते हैं तो आपने एक बात देखा होगा कि प्लेटो का अध्ययन आपने किया, आपने हॉब्स का अध्ययन किया, आपने कार्ल मार्क्स का अध्ययन किया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 3 को आपको उदाहरण के माध्यम से इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि थिंकर से सिद्धांत का और सिद्धांत ही थिंकर्स के विचार का सार होता है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि अगर थिंकर्स और दर्शन आपको समझ में आ गया तो आपको राजनीति विज्ञान हंसी हंसी में याद आ जाएगा और आपके द्वारा लगाया गया उत्तर हर समय सही होगा, चाहे यह बात पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक पर हो या भारतीय राजनीतिक चिंतक पर। कैसे? बिना रटे आप राजनीति विज्ञान या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में 3 थिंकर्स को हमने लिया है। आप बहुत शार्ट लेकिन सारगर्भित रूप में आपको समझाना चाहता हूँ और इसको देखने के लिए बहुत एकाग्र होकर देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि यह एक ऐसी विधा है जब आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सवाल अप्लाई करके, प्रैक्टिस करके, लगातार अभ्यास से आपका यह नियम हर समय कारगर सिद्ध होगा। इसकी बात हम कर रहे हैं। प्लेटो के संदर्भ में आपको बात मालूम है कि एक यहाँ पर प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का नाम है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। और अस्थिरता का कारण था एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप। तब इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान होगा हस्तक्षेप न करना। अगर हस्तक्षेप कोई किसी के कार्य में न करे तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं होगी, और यह हस्तक्षेप न करे, यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत की परिभाषा है। क्योंकि इसने कहा है कि प्रत्येक के द्वारा अपने निश्चित स्थान पर निश्चित कर्तव्यों का पालन करना और किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाएगा। तो आपको अगर न्याय मालूम है तो यूनान की इस प्रॉब्लम का ज्ञान होगा, और अगर यह प्रॉब्लम मालूम है तो जो समाधान आप बता रहे हैं वही समाधान तो प्लेटो ने बताया। कोई अजूबा बात प्लेटो ने भी नहीं किया और कोई अजूबी बात हम आपको समझाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग अगर खुला रखें तो ये बात आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। दूसरी बात देखिए, हॉब्स चिंतक है कहाँ का? यह चिंतक है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन में जन्म लिया क्या? उदारवाद। और उदारवाद का और दूसरा नाम क्या है? पूंजीवाद। और पूंजीवाद में मुख्य क्या होता है? देखिए क्या लिखा, वाद और पूंजी। वाद माने विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो पूंजी केंद्रित हो। पूंजी का केंद्रीकरण कब होगा? जब
बाजार में इसकी बिक्री होगी। और बाजार में बिक्री कब होगी? जब कल कारखाने में उत्पादन होगा। उत्पादन और बाजार के दौरान प्रतिस्पर्धा करना होगा। प्रतिस्पर्धा से ही क्या होता है? लाभ और हानि। और जब लाभ और हानि आएगी तब प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष होगा। और संघर्ष का कारण है कि मनुष्य का स्वभाव अब स्वार्थी हो जाएगा। इसलिए ये सब बातें अपने आप एक दूसरे के साथ क्या हैं? मिली जुली। अगर इतना हुआ, धन का केंद्रीकरण हो गया, तो आपको यह भी बात मालूम है कि इसमें शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति बहुत अधिक पावरफुल हो जाएगा। वह राज्य और राजनीति के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर लेगा। और यदि नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वह अपनी संपूर्ण सत्ता का प्रयोग जो कमज़ोर हैं या जो मजबूर होने के कारण मजदूर हैं उनका शोषण करेगा। इसलिए स्वाभाविक बात है कि यही कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। और मार्क्स ने कहा है कि राज्य शोषण का एक यंत्र या उपकरण है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको इंटरलिंक पिक्चराइजेशन और माइक्रो ऑब्जर्वेशन से केवल तत्कालीन समाज की समस्या का अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसके समाधान का सूत्र आप अपने आप निकाल लेंगे। और जो सूत्र आप निकालेंगे वही सूत्र राजनीतिक चिंतक के द्वारा भी निकाला गया होगा। उदाहरण के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अनेक विषयों पर अपने चिंतन का प्रतिपादन किया गया, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो या राजनीति हो, सब पर अपनी बात कही गई। लेकिन मूल आधार उनका है सामाजिक दर्शन। और आपको यहाँ से यह बात ध्वनित हो रहा होगा कि तत्कालीन भारतीय समाज में असमानता थी, जातिवाद था, छुआछूत की प्रॉब्लम थी। इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए, कर्मकांड को समाप्त करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा एक आंदोलन और मुहिम को चलाया गया और एक स्वस्थ भारत के निर्माण को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया। आप आज देखते हैं कि अगर सामाजिक उद्धार न हुआ होता, यदि नए सामाजिक परिवेश का निर्माण न हुआ होता, तो आज का भारत शायद ऐसा भारत न होता। और इस बात को जानने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार को प्रासंगिक बनाने के लिए उस परिस्थिति में आपको जाकर के उसका अवलोकन करना होगा जहाँ की समस्या के समाधान का इनके द्वारा प्रयास किया गया। भारतीय चिंतक आचार्य कौटिल्य को समझने के लिए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष जो उनका उद्देश्य था, उस समय का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, अगर उसको जान जाएं तो स्वाभाविक बात है कि आपको अगर पूरा नहीं तो 70% कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन का अपने आप ज्ञान हो जाएगा। और यह भी आपको मालूम होगा कि कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। और मैकियावली के राजनीतिक दर्शन पर तत्कालीन इटली की परिस्थितियों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि ऐसा माना जाता है, अनेक टिप्पणीकारों ने भी इस बात को कहा कि मैकियावली का राजनीतिक दर्शन इटली के परिस्थितियों के कारण अत्यंत संकीर्ण हो गया है। केवल उन्हीं परिस्थितियों के
समाधान का प्रयास किया गया। इसलिए प्रोफेसर डनिंग जैसा टिप्पणीकार ने कहा है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। खैर, आज यह बात हमने आपको इसलिए बतलाया कि आप पढ़ने से पहले अपने अप्रोच को थोड़ा सा वाइड अगर कर लें तो किसी भी राजनीतिक चिंतक, किसी भी राजनीतिक विचारधारा या भारतीय संविधान के पीछे के रहस्य को आप आसानी से समझ सकते हैं और उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम आपसे एक बात अवश्य कहेंगे कि राजनीति विज्ञान को कम से कम रटने की गलती न करें, क्योंकि जितना ही रटेंगे राजनीति विज्ञान आपकी समझ से उतना ही दूर होता जाएगा। हमारी शुभकामनाएं, हमारा साथ आपके साथ है। आज की बात यहीं तक थी। किसी अन्य क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।